Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, आज हम इतिहास की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक छोटी सी धातु ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की छठी कक्षा के 8वें अध्याय संपन्न गांव समृद्ध शहर की। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि 2500 साल पहले गांव और शहर कैसे थे, बल्कि ये समझना है कि एक साधारण किसान के हाथ में आया लोहे का एक औजार कैसे बड़े बड़े महाजनपदों और साम्राज्यों की नींव का पत्थर बन गया। हाँ, और यूपीएससी की तैयारी के लिए ये समझ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि यहीं से भारत की राजनीतिक और आर्थिक कहानी की जड़ें निकलती हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर एनसीईआरटी की किताब है और साथ में यूपीएससी के कुछ पुराने प्रश्न भी हैं। इनसे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि परीक्षक इस विषय में क्या ढूंढता है। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। एक गांव को शहर बनने के लिए क्या चाहिए? इसका जवाब छिपा है खेतों में और लोहे के एक छोटे से टुकड़े में। तो कहानी की शुरुआत होती है खेतों से। किसी भी सभ्यता की रीढ़ तो कृषि ही होती है और इस दौर में यानी लगभग 2500 साल पहले कृषि उत्पादन में एक विस्फोट सा हुआ। हाँ, ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं थी, ये एक क्रांति थी। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे दो बड़ी वजह थीं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। पहली और सबसे बड़ी वजह थी लोहे का बढ़ता इस्तेमाल। अच्छा, देखे, लोहा कोई नई धातु नहीं थी। इसका इस्तेमाल तो करीब 3000 साल पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन क्रांति तब आई जब लोहे के औजार, खासकर कुल्हाड़ी और हल का फाल, आम आदमी तक पहुंच गए। हल का फाल यानी जिसे हम प्लाउशेयर कहते हैं। ये छोटा सा बदलाव इतना बड़ा कैसे हो गया? इसने जमीन से इंसान का रिश्ता ही बदल दिया। पहले सोचिए, लकड़ी के फाल से गंगा के मैदान की कठोर और चिकनी मिट्टी को जोतना लगभग नामुमकिन था। लेकिन लोहे के फाल ने जमीन का सीना चीर दिया। इससे गहरी जुताई संभव हुई और पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। और कुल्हाड़ियों से जंगल साफ करके खेती के लिए जमीन भी बढ़ाई गई होगी। बिल्कुल, पहली बार इतिहास में जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। इसी को हम कहते हैं कृषि अधिशेष या एग्रीकल्चरल सरप्लस। और यहीं से दूसरी वजह सामने आती है सिंचाई। सिर्फ बेहतर औजारों से तो काम नहीं चलने वाला था, पानी का सही इंतजाम भी उतना ही जरूरी था। एकदम सही। जब लोगों ने देखा कि ज्यादा पैदावार संभव है, तो उन्होंने पानी के प्रबंधन में निवेश करना शुरू किया। ये एक सामूहिक कोशिश थी। राजाओं ने भी इसमें मदद की होगी। हाँ, राजाओं को समझ आ गया था कि अगर किसानों की फसल अच्छी होगी तो उन्हें कर भी ज्यादा मिलेगा। तो राजाओं और गांव के लोगों ने मिलकर नहरें खुदवाईं, कुएं बनवाए, तालाब और आर्टिफिशियल जलाशय तैयार किए। तो ये एक तरह का चक्र बन गया। बेहतर सिंचाई से ज्यादा फसल हुई। हाँ, ज्यादा फसल से किसानों ने आसानी से कर चुकाया। और राजाओं ने उस कर से अपनी सेना बढ़ाई, किले बनवाए और साथ ही सिंचाई के कामों में और ज्यादा पैसा लगाया। एकदम सही। खेतों में पैदा हुआ अतिरिक्त अनाज सीधे तौर पर राज्य की तिजोरी और राजा की ताकत को बढ़ा रहा था। यही वह आर्थिक आधार था जिस पर मौर्य जैसे बड़े साम्राज्यों की इमारत खड़ी हुई। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन जब गांव में इतनी समृद्धि आ रही थी, तो क्या इसका फायदा सबको बराबर मिल रहा था? यकीनन समाज में भी कुछ बदलाव आ रहे होंगे। हाँ, यहीं से समाज में अमीर और गरीब की खाई गहरी होनी शुरू होती है। हमें उत्तर और दक्षिण भारत में सामाजिक बनावट थोड़ी अलग अलग दिखती है। अच्छा, कैसे? अगर हम दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र की बात करें, तो हमें संगम साहित्य से समाज के 3 स्तरों के बारे में पता चलता है। संगम साहित्य का जिक्र आया है, जरा इसके बारे में बताइए। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? संगम साहित्य तमिल भाषा की सबसे पुरानी रचनाओं में से एक है, जिसे करीब 2300 साल पहले मदुरै जैसे शहरों में कवियों की सभाओं में संकलित किया गया था। ये सभाएं संगम कहलाती थीं। ये साहित्य उस दौर की राजनीति, समाज और आम जीवन को समझने के लिए एक खिड़की की तरह है। तो क्या पता चलता है इससे? इससे में पता चलता है कि उस समय तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। साधारण हल चलाने वाले किसान उज्वुर कहलाते थे। और सबसे निचले स्तर पर कौन थे? सबसे निचले पायदान पर थे कड़ेसियार
और अधीमई जो भूमिहीन मजदूर और दास थे। तो दक्षिण में जमीन का मालिक होना ही सामाजिक हैसियत तय कर रहा था। क्या उत्तर भारत में भी यही कहानी थी? उत्तर भारत में कहानी थोड़ी और जटिल है। यहाँ गांव का मुखिया एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था जिसे ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक? हाँ, और ये पद अक्सर वंशानुगत था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के पास रहता था। ग्राम भोजक गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था और अपनी जमीन पर दासों और मजदूरों से खेती करवाता था। एक मिनट, मतलब गांव का मुखिया ही टैक्स कलेक्टर, जज और पुलिस तीनों था? बिल्कुल, ये एक ही व्यक्ति के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति थी। ये तो इसके गलत इस्तेमाल का कोई खतरा नहीं था? खतरा तो बिल्कुल था। ग्राम भोजक बेहद शक्तिशाली था। राजा की तरफ से कर वसूलने का काम उसी का था। इसके अलावा अपने प्रभाव के कारण वो अक्सर गांव के झगड़ों में जज की भूमिका भी निभाता था और कभी-कभी पुलिस का काम भी करता था। मतलब गांव में एक छोटे मोटे राजा जैसी हैसियत थी उसकी। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और इस शक्तिशाली ग्राम भोजक के अलावा गांव में और कौन लोग थे? ग्राम भोजक के नीचे स्वतंत्र और छोटे किसान थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। ये अपनी जमीन पर खुद खेती करते थे। फिर आते थे दास कर्मकार, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके गुजारा करते थे। और कारीगर भी तो होते होंगे? हाँ, समाज का एक और जरूरी हिस्सा था शिल्पकार। गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कारीगर भी रहते थे जो खेती के औजारों से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बनाते थे। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। खेतों में अतिरिक्त अनाज है और गांव में किसान के अलावा दूसरे काम करने वाले लोग भी हैं। यहीं से शहरों के पनपने की जमीन तैयार होती है ना? एकदम। जब पेट भरने की चिंता खत्म हुई और कुछ लोगों के पास खेती के अलावा दूसरे हुनर थे, तो वे ऐसी जगहों पर बसने लगे जहां वे अपना बनाया सामान बेच सकें। यहीं से धीरे धीरे बाजार बने और बस्तियां शहरों में तब्दील होने लगें। लेकिन हमें उन पुराने शहरों के बारे में इतनी सटीक जानकारी मिलती कैसे है? कोई टाइम मशीन है क्या? हाँ, टाइम मशीन तो नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो हैं जातक कथाएं। अच्छा, ये क्या है? ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखी गई कहानियां हैं जिनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है। लेकिन इन कहानियों में उस समय के आम लोगों के जीवन, उनके विश्वासों और शहरों के माहौल की जबरदस्त झलक मिलती है। और मूर्तिकला? मैंने सुना है कि पत्थर भी कहानियां कहते हैं। बिल्कुल। सांची जैसे स्तूपों पर जो मूर्तियां और नक्काशी मिली है, वो उस दौर का एक तरह से विजुअल रिकॉर्ड है। उन मूर्तियों में हमें उस समय के शहर, भीड़-भाड़ वाले बाजार, घर, महल, सब कुछ देखने को मिलता है। वाह! उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम 2500 साल पहले के जीवन की एक तस्वीर देख रहे हों। और पुरातत्वविदों को खुदाई में भी बहुत कुछ मिला होगा। मैंने वले कूप या रिंग वेल्स के बारे में पढ़ा है। ये क्या चीज थी? हाँ, ये उस समय की शहरी योजना का एक बेहतरीन उदाहरण है। कई शहरों की खुदाई में पुरातत्वविदों को एक के ऊपर एक रखे गए मिट्टी के पके हुए छल्लों के ढांचे मिले हैं। ये वलय कूप कहलाते हैं। माना जाता है कि इनका इस्तेमाल या तो घुसलखाने या नाली या फिर कूड़ेदान के तौर पर होता था। अरे वाह! मतलब 2500 साल पहले भी लोग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और कूड़ेदान के बारे में सोच रहे थे। ये तो आज के कई शहरों के लिए भी एक सबक है। हाँ, सही कहा। और पैसों के बिना तो कोई शहर चल नहीं सकता। लेन देन कैसे होता था? यहीं पर सिक्के तस्वीर में आते हैं। इस दौर के सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स थे। ये चांदी या तांबे की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलों से बनाए जाते थे। इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि ठप्पे से अलग अलग निशान बना दिए जाते थे। और इन सिक्कों ने व्यापार को कितनी तेजी दी होगी। अब हिसाब किताब रखना आसान हो गया होगा। निश्चित रूप से इन सिक्कों ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी। चलिए, अब किसी एक शहर पर जूम इन करते हैं। मथुरा इसका एक बेहतरीन उदाहरण रखता है। मथुरा उस दौर का एक मेगा सिटी था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी लोकेशन। ये व्यापार के दो सबसे महत्वपूर्ण रास्तों के चौराहे पर बसा था। अच्छा। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। मतलब देश के किसी भी कोने से आने वाला माल मथुरा से होकर गुजरता था। तो ये एक तरह का ट्रेड हब था। लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व भी तो बहुत था। हाँ, मथुरा सिर्फ व्यापार का ही नहीं बल्कि आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र था। ये एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था। यहाँ बौद्धों के विहार थे, जैनों के मंदिर थे और ये कृष्ण भक्ति का तो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। और बाद में कुषाणों की राजधानी भी बना। हाँ, उनकी दूसरी राजधानी। मथुरा में जो मूर्तिकला विकसित हुई वो आज भी भारतीय कला की अनमोल धरोहर है। और शहर के अंदर का जीवन कैसा था?
क्या चीजें बनती थीं, क्या बिकता था? शहरों में शिल्प और व्यापार अपने चरम पर था। हमें खुदाई में कुछ कमाल के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, एकदम चमकदार काले रंग के। इन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या NBPW कहते हैं, और इन्हें बनाना उस जमाने की हाईटेक चीज रही होगी। और कपड़ा उद्योग भी तो बहुत मशहूर था। हाँ, ग्रंथों से पता चलता है कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा बनाने के सबसे बड़े केंद्र थे, जहां महिलाएं और पुरुष दोनों काम करते थे। और इन कारीगरों और व्यापारियों ने खुद को संगठित भी कर रखा था, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये व्यवस्था क्या थी? श्रेणी उस दौर की अर्थव्यवस्था का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये कारीगरों और व्यापारियों के अपने अपने संगठन थे। आप इन्हें आज के ट्रेड यूनियंस या बिजनेस एसोसिएशंस जैसा समझ सकती हैं। लेकिन ये उससे ज्यादा शक्तिशाली थे, है ना? कहीं ज्यादा। ये श्रेणियां कच्चा माल खरीदती थीं, अपने सदस्यों को ट्रेनिंग देती थीं, तैयार माल को बाजार में बेचती थीं और यहाँ तक कि बैंकों की तरह भी काम करती थीं। बैंकों की तरह? एक मिनट, ये तो बहुत ही एडवांस सिस्टम लगता है। मतलब लोग इनमें पैसा जमा कर सकते थे? हाँ, लोग इन श्रेणियों में पैसा जमा करते थे और उस पैसे को व्यापार में निवेश किया जाता था। उस निवेश से जो मुनाफा होता था, उसका एक हिस्सा जमाकर्ता को लौटा दिया जाता था। ये श्रेणियां इतनी प्रतिष्ठित और भरोसेमंद थीं कि राजा भी उनके नियमों का सम्मान करते थे। कमाल है। अब इन सारी जानकारियों को जोड़कर देखते हैं कि यूपीएससी हमसे क्या चाहता है। हमने देखा कि सांची की मूर्तिकला हमें शहरी जीवन दिखाती है, मथुरा का विकास व्यापार मार्गों पर निर्भर था, और श्रेणियों ने अर्थव्यवस्था को संगठित किया। इन अलग अलग जानकारियों को जोड़ने की कला ही यूपीएससी की तैयारी का सार है। हाँ, मतलब सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि समझना है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यूपीएससी ये नहीं चाहता कि आप तथ्यों को रटें, बल्कि ये देखना चाहता है कि आप उनके बीच के संबंध को समझ पा रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए 2013 के यूपीएससी प्रीलिम्स में एक प्रश्न था कि किन ऐतिहासिक स्थलों पर भित्ति चित्र पाए जाते हैं, और उसमें एक विकल्प सांची का था। लेकिन सांची तो स्तूप और मूर्तियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। बिल्कुल, लेकिन यूपीएससी आपसे एक पुरातात्विक स्थल की समग्र समझ की उम्मीद करता है। मतलब सिर्फ ये याद रखना काफी नहीं है कि सांची में स्तूप है, बल्कि ये भी समझना होगा कि वहां मिली हर चीज उस समय के समाज के बारे में क्या बताती है। इसी तरह उसी पेपर में एक और प्रश्न चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं पर था। ये प्रश्न सीधे तौर पर इस अध्याय से नहीं है, लेकिन यह उस युग के बड़े आर्किटेक्चरल ट्रेंड को दिखाता है। यूपीएससी चाहता है कि जब आप मथुरा के बारे में पढ़ें तो उसे एक अकेली घटना की तरह न देखें, बल्कि उसे उस दौर में चल रहे बड़े कलात्मक और सांस्कृतिक बदलावों के एक हिस्से के रूप में देखें। कनेक्टिंग द डॉट्स। एग्जैक्टली। ये कनेक्टिंग द डॉट्स की क्षमता ही एक सफल अभ्यर्थी को दूसरों से अलग करती है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि कैसे लोहे की तकनीक ने कृषि में क्रांति ला दी, उस क्रांति से पैदा हुए अतिरिक्त अनाज ने शहरों को जन्म दिया और उन शहरों में व्यापार, कला और नई सामाजिक स्ट्रक्चर्स का विकास हुआ। हाँ, ये एक पूरी श्रृंखला है। हमने ये भी समझा कि समाज कैसे बटावा था। एक तरफ ग्राम भोजक जैसे शक्तिशाली जमींदार थे, तो दूसरी तरफ दास कर्मकार जैसे भूमिहीन मजदूर। और हमने मथुरा जैसे शहरों को देखा जो सिर्फ व्यापार के ही नहीं, बल्कि धर्म, कला और संस्कृति के भी बड़े केंद्र थे। चले, अब श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जरूर। हमने देखा कि उस दौर की श्रेणियां या व्यापारिक संघ कितने शक्तिशाली और संगठित थे। वे कच्चा माल खरीदने से लेकर ट्रेनिंग, उत्पादन और यहाँ तक कि बैंकिंग तक सब कुछ नियंत्रित करते थे। सोचने वाली बात यह है कि अगर इन संस्थाओं का विकास बिना किसी बड़ी बाहरी रुकावट के इसी तरह जारी रहता, तो भारत का आर्थिक इतिहास आज कैसा होता? क्या ये संस्थाएं भारत में एक स्वदेशी पूंजीवाद का आधार बन सकती थीं, जो शायद यूरोपीय मॉडल से बिल्कुल अलग होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.